Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic of atomic and nuclear physics lab course और जो इस ये रिलेट करता है बेसिक्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स के साथ. इस लेक्चर के अंदर जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एटॉमिक मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से हम एटॉमिक फिजिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है फंडामेंटल पार्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स मॉडल तो उसको समझने की कोशिश करेंगे. So this topic is related to our course Atomic and Nuclear Physics Lab course PHY 512 MSc Physics second semester Spring 2021 semester. So तो सबसे पहले जो है हम एटॉमिक फिजिक्स बताएंगे कि क्या होती है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर जो है एटम का किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड द एटॉमिक मॉडल जो है वो कौन कौन से हैं और रदरफोर्ड एंड एटॉमिक मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी लेवल्स के ऊपर बात की जाएगी. देन वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक ट्रांजिशन और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. फिर जो है इनकी एप्लीकेशन एंड कंट्रोल ऑन एटॉमिक ट्रांजिशन और इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है. तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम और एटम के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में जानना और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना, उनके मॉडल्स के बारे में जानना और फिर जो है उन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना. सब सारे का सारा हिस्सा जो है एटॉमिक फिजिक्स को कंट्रीब्यूट करता है. तो उस वाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है. किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो सबसे आसान तरीका है उसके मॉडल को बनाना है और जब तक हम किसी स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से नहीं जानते तब तक हम उसके मॉडल को डेवलप नहीं कर पाते. तो इसलिए एटम के मॉडल को अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज़रूरी है. इस हवाले से मॉडल जो है यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब हाउ एटम्स लुक लाइक. पहली तो सिचुएशन ये है कि ये जो है हमें बताएगा कि आपके पास जो एटम है वो किस तरह से हमें नज़र आता है and to study the characteristics of an atom and its constituents. तो और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉडल को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ज़रात वगैरह कौन कौन से हैं जिससे मिलके एटम बना हुआ है. सो सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास एडवांसमेंट और नॉलेज की बुनियाद पे एटॉमिक मॉडल जो है वो पहले से बेहतर होते गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल जो है दैट इज द डाल्टन सबसे पुराने वाला. फिर जे थॉमसन मॉडल आता है. फिर आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल और फिर एट द एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है. अगर आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इम्प्रूवमेंट लेके आए अपने नॉलेज के अंदर और डाल्टन मॉडल से लेके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होती गई है रिगार्डिंग द एटम. तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इन सबको समझने की कि ये एटम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और इनमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ वाक़या हो चुकी हुई हैं. सो यू कैन सी है. Here is the brief history of the atom and the theories and model. So let's start with the John Dalton model. John Dalton model जो है 1803 में दिया गया था और इसके अंदर जो है ये आइडिया अप्लाया गया था कि डाल्टन ड्रू ऑफ द एंशिएंट ग्रीक आइडिया ऑफ द एटम दैट द एटम्स कम फ्रॉम द ग्रीक लैटिन एटमोस means indivisible and his theory stated that the atoms are indivisible those given elements uh, are identical and the compounds of the combination of the different atoms or types. तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन मॉडल यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद नहीं है और उसको वो एक सिंपल एंटिटी कहते हैं और एटम को बगैर किसी तोड़ा नहीं जा सकता और वो डिवाइडेबल नहीं है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये एक सॉलिड सफियर मॉडल की तरह पेश किया गया था. फिर 1904 के अंदर जे थॉमसन ने सबसे पहले ये दरियाफ्त किया कि आपके पास
आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। तो उस हवाले से ये डिस्कवर किया गया और ये मॉडल पेश किया गया कि आपके पास जो है एटम जो होता है एक्चुअली तौर पे एक न्यूट्रल स्पीशी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी शामिल होता है, और इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के तौर पे लेते हैं, और इसको आमतौर पे कुछ लोग फ्रूट केक मॉडल भी कहते हैं। जिस तरह डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स के और प्लम के हिस्से हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पूरे केक के अंदर होमोजीनियसली इन द सेम वे। जे थॉमसन का ये मानना था कि जो चार्ज है वो भी इसी तरह से होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल तौर पे क्या रहता है, एटम न्यूट्रल रहता है। एंड द थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड द कार्पुलर corpuscles in atom in 1897, and for which he won the Nobel Prize, and he subsequently produced the plum pudding model of the atom. It shows that atom is composed of electrons scattered through the spherical cloud of the positive charges. तो इस वजह से हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। बट आफ्टर दैट इट वाज रियलाइज्ड दैट कि जैसे ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया तो उसने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे है और वही सेंटर वाला हिस्सा ही उसका पॉजिटिव चार्ज रखता है। बाकी जितना भी हिस्सा एटम का है वो ज़्यादातर खाली है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस हवाले से इसके इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला मॉडल था जो रदरफोर्ड ने दिया था, और इसको हम प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, और इसने काफ़ी हद तक जो है वो हमारे सोलर सिस्टम और प्लानिटरी मॉडल को देखते हुए इस मॉडल को पेश किया गया था। जिस तरह सूरज जो है वो पूरे प्लानिटरी मॉडल के सेंटर पे वाक़या है, इन द सेम वे जो न्यूक्लियस है एटम का, वो भी सेंट्रल पोजीशन रखता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसका साइज़ एज़ कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम इज़ मच मच स्मॉलर, और ये हाईली कंसंट्रेटेड और हाईली डेंस जो है हिस्सा है एटम का, जबकि बाकी हिस्सा जो है वो ज़्यादातर खाली है एटम का, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करते हैं। दैट वाज़ द फर्स्ट मॉडल, यू कैन से प्लानिटरी मॉडल गिवन बाय द रदरफोर्ड इन 1911, और इसके मुताबिक जो है जो एटम्स हैं वो आमतौर पे तब कुछ लिमिटेशंस थी, जिनमें एक ये भी लिमिटेशन शामिल थी कि जो रदरफोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर मोशन करेंगे तो वो एक्सेलरेट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स एक्सेलरेट करते हुए चार्जेस जो है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट करेंगे और एमिट करेंगे, जिसके नतीजे के अंदर उनकी एनर्जी कम होगी और वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेंगे। So that was the problem with this model. To remove these problems, or you can say to remove these issues, फिर जो है नील बोहर ने 1993 के अंदर सेमी क्लासिकल यू कैन से सेमी क्वांटम मॉडल जो है वो पहला दिया था, और इसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, और इसके अंदर सारी लिमिटेशंस को कंप्लीट करने और रिमूव करने की कोशिश की गई थी, और इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें हिंट्स देते थे। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और ये बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट बोहर जो है उसी मॉडल को अगर हम अपडेट करें तो श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर ने 1926 के अंदर जो है बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे हैव द you can say the dual nature, and they have actually the material particle, or you can say matter waves की वजह से आप कह सकते हैं कि they are basically the particles with the wave, और हम अगर इसके wave model को देखें तो it will give you the probability to having the atoms or having the electrons in the outer shell of the you can outer region of the nucleus। तो इसलिए फिर probabilities पे बेस करते हुए एरविन श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो पेश किया गया था इन 1926 के अंदर। So these are the some you can say the time to time variation in the atomic model, और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐड होती गई वैसे वैसे इन मॉडल्स की जो पिक्चर है वो क्लियर होती गई। तो ज़्यादातर अगर देखें तो लिटरेचर के अंदर हम अमूमी तौर पे या तो इस मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल
या फिर ज़्यादातर बोहर मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से देखा जाए तो ज़्यादातर बोहर मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम फिजिकल पिक्चर के हवाले से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो आइए देखें कि व्हाट वाज द advancement from plum pudding model to Rutherford and Rutherford to Bohr atomic model. So according to J.J. Thomson plum pudding model, you can say that कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली तौर पे दे आर रिगार्डिंग एंड दे पॉजिटिव क्लाउड स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस आर आल्सो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके नतीजे के अंदर एक होमोजेनियसली आपके पास जो है एक स्फेरिकल शेप का एक एटम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे ही आप सब लोग जानते हैं कि गोल्ड फॉयल ली गई थी, थिन गोल्ड फॉयल ली गई, उसके ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की। और अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट की गई तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो ट्रांसमिट हो जाते थे, मोस्टली जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाते थे, कुछ ऐसे थे जो कि बैकवर्ड मोशन और यू कैन से 180 डिग्री के ऊपर वापस आ जाते हैं। और ये जो है ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट और एस्टॉनिशिंग था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके पास हैवी पार्टिकल्स हैं, और जब आप गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं तो वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए उसी एंगल के ऊपर और 180 डिग्री के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड ये उनके लिए ऐसे ही था हैरान कुन, जिस तरह वो कहते हैं कि राइफल से अगर आप किसी टिश्यू पेपर पे फायर करें और उसी टिश्यू पेपर से आपकी जो राइफल की बुलेट है वो आपकी तरफ वापस आ जाए, तो ये उतना हैरान कुन था जितना ये आपके लिए हैरान कुन है कि टिश्यू से राइफल की बुलेट जो है वो पलट के वापस आ जाए। तो एक्चुअली व्हाट वाज हैपन देयर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है, और अगर आपका अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करके वापस आ रहा है तो इट्स मीन दैट वो हाईली रिपल्सिव फोर्स की वजह से वापस आया। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज हाईली डेंस हाईली पॉजिटिव चीज है जिससे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई है और जिसकी वजह से ये वाली जो अल्फा पार्टिकल है रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। तो यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर। अगर आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल होता तो उनके जो ट्रैक्स होने थे, उनका जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होना था वो कुछ इस फॉर्म पे होना था इन अ स्ट्रेट वे। जबकि जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि ज़्यादातर जो है वो चार्जेस कंसंट्रेटेड है, जिसके नतीजे के अंदर जो ज़्यादातर डिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स द ऑनवर्ड है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दैट वाज द कंसिडर्ड दैट कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो किससे है, सेंट्रल पोजीशन पे वाक़या है, वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द रदरफोर्ड। और फिर उसके बाद जो है उनका प्लानिटरी मॉडल दिया गया रदरफोर्ड का। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल दे हैव सम इश्यूज जिनको नील बोहर ने अपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू द नील बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली क्लासिकल मोशन, यू कैन से इलेक्ट्रॉन इन an atom orbit the nucleus. Electron can only orbit stably without radiating in certain orbits and certain discrete set of distances from the nucleus. Electrons can only gain or lose energy by jumping from one allowed orbit to another or absorbing or emitting radiation with the frequency determined by the energy difference between the levels. According to the Planck's relation, delta is equal to delta E2 minus E1 is equal to h nu. तो सिंपल इसके मुताबिक ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। एंड सेकेंडली बोर एटॉमिक मॉडल को अगर आप एक्सप्लेन करें और समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को बैलेंस करें तो उसके बाद आपके पास ये रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। और इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ यू कैन से द शेल्स के साथ रिलेट करता है, एनर्जी रिलेट कर रही है, रेडियस कर रही है, वेलोसिटी करती है, पीरियड जो इसका टाइम पीरियड है वो करता है, अंदर फ्रीक्वेंसी भी कर रही होती है। सो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली हम आफ्टर दैट हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेवल में किस तरह से रिजाइड करते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशन दैट कि आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So this is the principal quantum number, this is the subshells,
this is the number of orbitals and this is the number of you can say s orbitals और उस हवाले से आपके पास जो है वो सारी स्कीम अवेलेबल है। तो सबसे जो पहला शेल होगा एक्चुअली दिस इज बेसिकली द के एल एम एंड एन लाइक सिचुएशन। और जो है के अंदर जो सबसे पहला जो है सब शेल दो हो सकते हैं, एस है, इस तरह से एल है, इसके अंदर एस पी आ जाते हैं, इस तरह एम एस पी डी आ जाते हैं, इस तरह से एन है तो इसमें एस पी डी और एफ आ जाते हैं। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास दो हो सकते हैं, इसी तरह से ये एस पी डी में भी 6 हो सकते हैं इसी तरह से। तो ये स्टेप बाय स्टेप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भी बताया गया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो 1 है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर एन जो है वो कितने होंगे, एक ही है। तो वी हैव हियर द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 2n स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ शेल वो आ जाएंगे। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पर सब ऑर्बिटल जो है वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास है एक शेल में दो सब शेल हो सकते हैं, एस हो सकता है और पी हो सकता है। और एस के अंदर जो है एस को हम लिखते हैं आमतौर पे फन के साथ और पी जो है उसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास हो गए 4। और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उस सेंस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वी हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। एंड सिमिलरली फॉर द गिवन केस कि आपके पास जो है वो तीसरे शेल में और चौथे शेल में 18 और 32 वाली फिगर जो है कंप्लीट हो जाती है इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनके एनर्जी लेवल और उनके बारे में जान सकते हैं। आइए अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक ट्रांजिशन क्या चीज़ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एटॉमिक ट्रांजिशन आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं तो उस हवाले से आपके पास दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन या पहली कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी से हाई लेवल की तरफ जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आएगा। अगर ये सिचुएशन है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को किसी न किसी सिस्टम से एनर्जी लेगा। और वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है दैट वाज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये E2 है एनर्जी लेवल और ये E1 एनर्जी लेवल है। तो इसका कितना फर्क, कितनी एनर्जी होनी चाहिए जो रिक्वायर हो फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू यू कैन से E2 माइनस E1। सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम और ये E2 माइनस E1 के हिसाब से लिया जाएगा। सही। एंड द सेकंड कन्फिग्रेशन इज रिवर्स ऑफ दैट कि अगर आपके पास हाई एनर्जी लेवल है और इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है इसके अंदर तो वो लो एनर्जी लेवल के अंदर अगर आपके पास डी एक्साइट होता है तो वो उतनी एनर्जी इमिट करेगा जितनी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। एज यू कैन सी है कि ये इलेक्ट्रॉन है और वो डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइट होने के बाद इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आया, वो है आपके पास E2 माइनस E1 और इसका है और उसके नतीजे के अंदर इसने आपको ये एनर्जी फ्राहम कर दी। तो इस तरह से हम इस एटॉमिक ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस तरह से आपके पास ये एटॉमिक ट्रांजिशन होती है। अगर इसमें गौरतलब बात यह है कि आपने सिर्फ एक एनर्जी का फोटोन दिया है, ठीक है जी, और एट द एंड यू गॉट द डिफरेंट और यू कैन से द मैनी फोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब आप लाइट से
एटम्स की ट्रांजिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज एटम की ट्रांजिशन जो है वो लाइट की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप जो है वो एक एटम की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के साथ लाइट की जनरेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जब कहीं भी आपके पास एटम एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी मद में एनर्जी का अखराज होता है, और ये एनर्जी का ये अखराज है वो या तो लाइट की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो कोलिजन के ज़रिए से नॉन रेडिएटिव वे में एनर्जी खारिज कर सकते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। क्या आप किसी भी तरह की एनर्जी दें और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट एनर्जी ही चाहिए बाहर से जितना डिफरेंस है, या कुछ और चीज़ें भी चाहिए। सो जो पहली चीज़ है वो है कि इन इस एनर्जी जो आपने इस सिस्टम को दी है उसका डिफरेंस जो है वो इनके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। So EH is the high energy level and EL basically low energy level, और इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो h न्यू का है। So this will be equal to the EH minus EL is equal to h न्यू। तो पहला एनर्जी कंजर्वेशन का रूल हमें ये कहता है कि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है वो आपका फोटोन या फिर एनर्जी होनी चाहिए, तब वो है लो लेवल से हाई लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और यू कैन से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। आफ्टर दैट एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जब एनर्जी तो कंजर्व हो जाती है फिर हम इसके अंदर मौजूद हर एक एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स और यू कैन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इन्होंने रिजाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो सूरत हाल क्या है आपके सामने कि n इज इक्वल टू 1 के अंदर जो ऑर्बिटल थे वो s है, और n इज इक्वल टू 2 के अंदर जो ऑर्बिटल है वो है s है या फिर p है। तो अगर आप ऑर्बिटल्स के हिसाब से देखें तो वो l से ज़ाहिर कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को, और ऑर्बिटल के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपके पास क्या हो, प्लस माइनस 1 का हो। तो इसका मतलब ये है हुआ कि जब आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर करेंगे तो ट्रांजिशंस तो एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में नहीं जा सकते, बिकॉज इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, एस एल इज इक्वल टू 1, एस एल इज इक्वल टू अगेन 1, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सब शेल से सेम सब शेल में नहीं जाएगा, बल्कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से पी में जाएगा ड्यू टू दिस डिफरेंट फार्मूला एल प्लस 1 इन दिस वे। और पी में भी वो अपने हिस्सों को देखेगा कि उसने किस में जाना है, इट कुड बी गो फ्रॉम 0 प्लस माइनस 1 और ये सारा कुछ, और इसी तरह वो स्पिन भी देखेगा और किधर जाएगा। तो हमने एंगुलर कंजर्वेशन को भी देखना होगा। अमूमी तौर पे फोटोन जो है जो बाहर से हमने दिए होते हैं, जब वो किसी एटम के साथ मिलते हैं तो फोटोन का अपना एंगुलर मोमेंटम 1 होता है। इसी तरह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाले फर्दर जो है सबशेल्स, उनमें जब वो जाते हैं तो उनका एक का डिफरेंस आना ज़रूरी है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होल्ड कर सके। तो इसीलिए अमूमी तौर पे डिफरेंस होना ज़रूरी होता है सबशेल्स के दरमियान, अदरवाइज आपकी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो दीज आर सम रूल्स विच शोज दैट कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो एज सच इतनी इजी भी नहीं है, बट इट्स बेसिकली द सिलेक्शन बाय नेचर, कि ये नेचर कुदरत के कुछ कवानीन हैं जिसके ऊपर ये लागू होते हैं। सबसे पहला कानून जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का है, और जिसके अंदर आपके पास जो है एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, और जो एनर्जी डिफरेंस के मुताबिक आप फोटोन वगैरह सेंड करते हैं और वो एक्सेप्ट करने के बाद एक्साइटेशन में चला जाता है। सेकेंडली एक्साइटेशन में जाने के लिए भी फर्दर एंगुलर मोमेंटा वगैरह की कंजर्वेशन का होना और सिलेक्शन रूल्स का फॉलो करना, लागू होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से इन ट्रांजिशंस को कंट्रोल कर लें तो हम इससे के नतीजे में पैदा होने वाली लाइट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी इस्तेमाल के लिए हमने लेज़र्स पढ़ने हैं।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेज़र्स को पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि जो लेज़र्स हैं वो एक्चुअली तौर पे किस तरह से ये सारा कुछ हमें बनाने में मदद दे रहे हैं। और अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन तो लेज़र आर बेसिकली द कंट्रोल ट्रांजिशन इन द एटम, जिसके नतीजे के अंदर हमें एक ख़ास तरह की जो लाइट है वो मिलती है जो कि आम लाइट से डिफरेंट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड वी आल्सो स्टडीड दैट कि लेज़र से हम जो है डिफरेंट मेजरमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। और मेजरिंग के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे 2 एक्सपेरिमेंट्स भी मेजरमेंट्स के हवाले से हैं, तो इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप सवालात पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।